फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 4 हम लोग पढ़ रहे थे। उसकी प्रक्रियाएं हैं। जिस समय संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था उस समय पूरे फ्रांस में अफरा तफरी मची हुई थी। उस समय एक और घटना घटी थी कि ठंड के कारण जो किसानों का फसल था वो नष्ट हो गया था। पावरोटी महंगा हो गया था। पावरोटी बेचने वाले बेकरी ज्यादा मुनाफा कमा रहे थे गरीब किसानों और मजदूरों से। बेकरी की दुकानों पर घंटों लाइन में लगी औरतें गुस्सा कर बेकरी के दुकानों पर धावा बोल दी। एक और घटना घटी। दूसरी तरफ सम्राट जो लुई 16वां था वो सेना को पेरिस में घुसने का आदेश दे दिया और इस बात पर क्रुद्ध होकर जनता ने बास्तील पर धावा बोलकर कैदियों को छुड़ा लिया और हथियार जो थे गोला बारूद वो जब्त कर लिए। तीसरी घटना थी देहाती इलाकों में भी यह अफवाह फैल गई थी कि जागीर के मालिकों ने बाहर से लुटेरों को बुलाए हैं ताकि वो किसानों की फसलों को तबाह कर सकें। किसानों ने यह सूचना सुनकर कुदारों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया और ग्रामीण किलों में उस समय अनाजों का भंडार होता था। सरकारी अनाज के भंडारों को लूट लिया और जो भी लगान संबंधित कागजात थे उनको जला दिए। कुलीन जागीरें छोड़कर भागने लगे। लुई 16वें को जनता के विद्रोही शक्ति का अनुमान हो गया। अब वह नेशनल असेंबली को मान्यता दे दिया। यह भी मान लिया कि अब सत्ता पर अब उसका अंकुश नहीं रहेगा, अब संविधान का अंकुश रहेगा। अतः 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली में सामंती व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। धार्मिक कर समाप्त हुए। चर्च की भूमि जब्त कर ली गई जिससे सरकार को काफी मुनाफा हुआ। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र लागू हो गया जो 1791 में कानून बना। उसके तहत नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया जिसका उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को कम करना। हम इसके पहले पढ़े हैं कि सम्राट जो है वो उसके अंदर ही सारी शक्तियां केंद्रित हो गई थी। जो लुई 14वां था वो कहता था मैं ही राज्य हूँ, यानी कि सब कुछ मुझ में ही समाहित है और बाकी कुछ नहीं है। लेकिन अब वो शक्तियां समाप्त हो गई। इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है संविधान के अनुसार राजा को कार्य करना होता है। राजतंत्र भी होता है लेकिन राजा अपना मनमानी नहीं कर सकता, वो संविधान के अनुसार ही कार्य करता है। इस तंत्र को संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। नेशनल कन्वेंशन की एक बैठक हुई। सर्वव्यापक मताधिकार 21 सितंबर 1792 में फ्रांस में विधानसभा की अंतिम तथा नेशनल कन्वेंशन की बैठक हुई और इसमें राजतंत्र की समाप्ति तथा गणतंत्र की स्थापना की घोषणा की गई। इसके बाद राजा को मृत्युदंड दिया गया। 16 जनवरी 1793 में नेशनल कन्वेंशन की विशेष बैठक में ही 53 मतों के बहुमत से लुई 16वें और उसकी पत्नी को फांसी देने का निर्णय लिया गया। 21 जनवरी 1793 में फांसी दे दी गई। इस तरह फ्रांसीसी क्रांति को अंजाम देने में वहां के तीसरे स्टेट के लोग बहुत ज्यादा योगदान दिए और फ्रांस का एक आमूल परिवर्तन कर दिया। फ्रांस की इस घटना से पूरे यूरोप के देश सबक लिए और वे इसकी अच्छाइयों को ग्रहण किए। इसी क्रांति का पार्ट 5 है जिसके कुछ बिंदु हैं यहाँ। पहला बिंदु है 1792 में फ्रांस ने प्रसा और ऑस्ट्रिया के शासकों से गुप्त वार्ता की और फ्रांस में जो घटित हुआ था उससे ऑस्ट्रिया और प्रसा के शासक के अंदर डर पैदा हो गया था कहीं उनके देश में भी ऐसी घटनाएं न घटें, क्योंकि वो लोग भी तानाशाह की ही श्रेणी में आते थे। इन शासकों ने फ्रांस में सेना भेजने की तैयारी करने लगे लेकिन इन कार्यक्रमों की खबर लग गई और फ्रांस का जो नेशनल असेंबली था वह प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध का प्रस्ताव पारित कर दिया। युद्ध की तैयारियां होने लगी। प्रांतों से हजारों लोग सेना में भर्ती होने लगे। आम आदमियों को सेना में भर्ती किया जाने लगा।
यह युद्ध राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध आम जनता का युद्ध माना जाने लगा। फ्रांस में देशभक्ति के जो तराने बजते थे, जैसे हमारे यहाँ भी जब भारत गुलाम था तो तमाम कवि और लेखक जो थे वो राष्ट्रवादी भावनाएं लिखते थे, जिसको लोग पढ़ के अपने अंदर राष्ट्रवादी भावना जागृत करते थे। वैसे फ्रांस में देशभक्ति के जो तराने थे उनमें राजेल दी लाइल का मर्सीले गीत था, जो लोगों के अंदर देशभक्ति भरने का काम किया, और बाद में यही मर्सीले गीत ही फ्रांस का राष्ट्रगान बना। अब देखते हैं जैकोबिन क्लब क्या था। जैकोबिन क्लब निम्न वर्ग के लोगों का एक क्लब था, जिसमें इस क्लब में निम्न वर्ग के लोग जो कम समृद्ध थे आते थे और राजनीतिक मामलों पर चर्चा करते थे। राजनीति में जो भी कमियां हैं उसको दूर करने का विचार करते थे। राजनीतिक समूह का ये अड्डा था। इसमें समाज के कम समृद्ध हिस्से के लोग आते थे, जैसे छोटे दुकानदार और कारीगर। इनका एक विशेष पोशाक होता था जैकोबिन क्लब के लोगों का, जो घुटने तक होता था, और उस पोशाक से ही इनका पहचान किया जाता था। उस पोशाक का नाम था सौ कुलात, यानी कि घुटने तक पहनने वाला वर्दी या पोशाक। अब देखते हैं आतंक का राज। इनका नेता जो था, जैकोबिन क्लब का नेता जो था वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। उसने दंड व नियंत्रण की नीति अपनाई। जो भी राजा या उसके शासन की सराहना करते उनको जेल में डाल देता, और इसके कार्यों से भी जो असंतुष्ट होते उनको भी गिरफ्तार करता, और क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने पर उनको गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता था। गिलोटीन क्या होता था? दो खंभों के बीच बना एक यंत्र होता था, दो खंभे लगे रहते थे, बीच में तलवार होता था, उस पे सर रख के धड़ से अलग कर दिया जाता था, वही गिलोटीन कहलाया। ये अपनी नीतियों को इतना सख्ती से लागू किया कि समाज में इसका शासन नहीं आतंक छा गया, अर्थात इसको शासक की दृष्टि से लोग नहीं देखते थे। ये आतंक मचा के रखा था समाज में, इसलिए इसको दोषी माना गया और इसे भी गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद 1794 ईस्वी में रोबेस्पियर को फांसी दी गई थी, गिलोटीन पर चढ़ाया गया था। उसके बाद डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ। डायरेक्टरी में जो शासन वर्ग थे वो 5 डायरेक्टरों के हाथों में था। इसमें संपत्तिहीनों को, जो संपत्तिहीन थे उनको मताधिकार से वंचित किया गया था। 26 अक्टूबर 1795 में इसी संविधान के आधार पर डायरेक्टरों का अधिवेशन हुआ और डायरेक्टरों का जो प्रधान था वो राष्ट्रपति कहलाया। डायरेक्टरों में भी भ्रष्टाचार, धन लोलुपता, विलासिता, अयोग्यता थी, जिसके कारण इनका शासन भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला और केवल 4 वर्षों तक ही चला। 1799 में डायरेक्टरों का शासन भी समाप्त हो गया। भाग 6 में हम लोग देखते हैं फ्रांस की क्रांति में महिलाओं की क्या स्थिति थी। क्या महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया? हाँ, लिया था। महिलाएं जो थी वो ये सोचती थी कि जब क्रांति समाप्त होगी तो जो सरकार बनेगी उनके लिए भी कुछ करेगी, उनकी स्थिति भी पहले से बेहतर होगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल उनको कुछ सुधार दिया गया, जैसे वे व्यवसाय कर सकती थी। जो पढ़ाई लिखाई का काम था उस क्षेत्र में भी कुछ सुधार नहीं हुआ। केवल कुलीन व तीसरे स्टेट की धनी लड़कियां कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ती थी। तीसरे स्टेट की जो बाकी महिलाएं थी वो सिलाई, कढ़ाई, सब्जी बेचना, बाजार करना, ये सब काम करती थी। बच्चे पालना, ये महिलाओं के काम थे। महिलाओं ने भी क्लब खोले, जैसे पुरुषों ने सरकारी नीतियों पर विचार करने के लिए क्लब खोले तीसरे स्टेट के, वैसे महिलाओं ने भी खोले। अखबार भी निकाले। महिलाओं ने लगभग 60 क्लब खोले थे और अखबार भी निकाले। उनके अखबारों में से एक है द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। इसमें महिलाएं जो थी वो पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकारों की मांग की, जो अस्वीकार कर दिया गया। दास प्रथा। अब देखते हैं दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा क्या था? दास प्रथा का एक एग्जाम्पल क्लास 8 में हम लोग पढ़े हैं कि दास प्रथा में एक कहानी है जिसमें अफ्रीका में
एक ही दास जैसे पति पत्नी के दो बच्चे को अलग अलग लोग खरीदते हैं, और छोटे छोटे बच्चे जब माता पिता से अलग होते हैं तो बहुत ही कष्ट होता है उन्हें। इस तरह का जैसे खरीदारी सामानों की होती थी उस समय दासों का होता था, तो दास प्रथा जो था उनका उन्मूलन मतलब समाप्त करना होता है। जैकोबिन का जो शासन था, क्रांति आतंक का युग उसमें समाप्त हो गया। अब इसके बाद नेपोलियन का उदय हुआ। नेपोलियन का जो जन्म हुआ था वो फ्रांस में ही हुआ था। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। पुराने राजवंशों को हटाकर नए साम्राज्य बनाए और उसकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। अर्थात नेपोलियन अपने जो भी उसके खानदान के लोग थे उनको ही राजतंत्र में हिस्सा दिया। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की रक्षा के लिए नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई। लोगों को यह स्वतंत्रता का अग्रदूत लगा, लेकिन जल्द ही लोगों की भावनाओं पर पानी फिर गया और जल्द ही उसके सेनाओं को लोग हमलावर समझने लगे और वाटरलू के युद्ध में 1815 में उसकी हार हुई। लेकिन नेपोलियन का जो असर था, उसका प्रभाव था, उसकी मृत्यु के बाद भी बना रहा।